हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ एसएसटी का चैप्टर नंबर 16 इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि एग्ज़ाम जो एनुअल एग्ज़ाम्स है उसमें भी आने वाला है। सो इंडिया विंस फ्रीडम। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। तो नेशनल इंडियन कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, उसने एक लिमिटेड सक्सेस हासिल कर ली थी अर्ली ईयर्स में। द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एट दिस टाइम वर नोन एज मॉडरेटर्स। तो उस टाइम में उसके लीडर्स को क्या कहा जाता था? मॉडरेटर्स कहा जाता था। सो दादा भाई नरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले वर मॉडरेट लीडर्स। तो ये जो थे ये मॉडरेट लीडर्स कहलाते थे, क्योंकि ये आईएनसी के लीडर्स थे। ठीक है। दे बिलीव्ड इन प्लीडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स। तो ये किस चीज़ में बिलीव करते थे? ये बिलीव करते थे कि अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और क्या कहते हैं, हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो ये प्लीडिंग पे क्या करते थे? बिलीव करते थे। ग्रेजुअली देयर ग्रू अनदर ग्रुप विद इन द कांग्रेस, दे वर कॉल्ड रेडिकल्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक दूसरा ग्रुप जनरेट हुआ, बना कांग्रेस पार्टी में, जिसको हम रेडिकल्स कहते थे। रेडिकल्स क्या करते थे? वो ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, और वे ये सोचते थे कि हम अपने ही बल पर, मतलब जो हम मतलब दे वर फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स। मतलब वो क्या करते थे कि वो स्ट्राइक्स पे, अहिंसा पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो ये कहते थे कि भाई हम जब तक हम बंदूक नहीं उठाएंगे तब तक ये लोग भागेंगे नहीं। तो ये रेडिकल्स थे। लेकिन मॉडरेटर्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि भाई शांति के साथ अगर हम उनसे बात करें तो सब काम हो सकता है। सो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये क्या है? इनको हम लाल बाल पाल भी बोलते हैं। बहुत फेमस है इनकी तीनों की जोड़ी। ठीक है। ये क्या है? रेडिकल ग्रुप है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बहुत फेमस कोट है बाल गंगाधर तिलक का। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 1905 द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल। अब 1905 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि बंगाल को पार्टीशन किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वन पार्ट वॉज टू हैव अ लार्जली हिंदू पॉपुलेशन वाइल द अदर पार्ट वॉज टू हैव अ मुस्लिम पॉपुलेशन। तो उन्होंने क्या किया, जाति के बेस पर उन्होंने इसको डिवाइड करना करा। दैट मीन्स कि एक पार्ट में हिंदू की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी और दूसरे पार्ट में मुस्लिम्स की। द पार्टीशन वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्योंकि इससे पहले वाला हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम जो थे वो यूनाइट होकर, मतलब इंडिया के जितने भी कम्युनिटी के लोग थे वो सब यूनाइट होकर आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर ये इसी तरीके से आपस में मिलजुल कर हमें मतलब आगे बढ़ते रहे तो हमारा जो काम है वो तमाम हो जाएगा, हमारी जो रूलिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हमें ये नहीं होने देना है। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच ही उन्होंने एक दरार डाल दी और इस तरीके से उन्होंने बंगाल का डिवीज़न किया। पीपल स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन। अब पीपल जो थे, लोग जो थे, इस चीज़ का अपोज कर रहे थे कि भाई हमें डिवाइड नहीं होना है। द कांग्रेस लॉन्च्ड द स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू रीयूनाइट बंगाल इन 1911। तो मतलब फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने फिर से एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश के ऊपर एक दबाव बन गया कि उन्होंने बंगाल को फिर से रीयूनाइट कर दिया 1911 में। स्वदेशी एंड बॉयकॉट, ये क्या था? स्वदेशी मीन्स वंस ओन कंट्री, मतलब उसकी खुद की कंट्री, और मूवमेंट एम टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया। तो ये जो मूवमेंट था ये इसलिए था कि जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो इतनी मेहनत से जो वीवर्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको पॉपुलर करना। पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट ऑल फॉरेन गुड्स। और लोगों से कहा गया कि बाहर की कंट्री से जो भी गुड्स आ रहे हैं आप उसको बॉयकॉट करो, उसको बिल्कुल मत खरीदो। दे मेड ह्यूज बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। उन्होंने क्या किया, जितना भी बाहर का सामान था उसको जला दिया। लार्ज नंबर ऑफ वीमेन एंड स्टूडेंट्स ज्वाइन द मूवमेंट। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और विमेन ने। गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट। गवर्नमेंट ने पूरी ट्राई करी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने पूरी ट्राई करी कि इस मूवमेंट को सप्रेस किया जाए, इस मूवमेंट को दबाया जाए, ख़त्म किया जाए। द रिवॉल्यूशनरीज, अब रिवॉल्यूशनरीज क्या थे? सम यंग पीपल इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र फेल दैट द मॉडरेटर्स एंड द रेडिकल्स हैड नॉट अचीव्ड इनफ। अब कुछ लोग जो थे बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के, उनको ये लगा, उनको ये महसूस हुआ कि जो मॉडरेट्स और रेडिकल्स हैं आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ना ही उन्हें कुछ हासिल हो रहा है करने से।
तो दीज रिवॉल्यूशनरीज बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड बी ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया ओनली थ्रू फोर्स। अब उन रिवॉल्यूशनरीज ने क्या सोचा कि भाई रेडिकल्स ने अपना करके देख लिया, मॉडरेटर्स ने अपना करके देख लिया, अब जब तक हम इन्हें धक्के मार के नहीं निकालेंगे ब्रिटिशर्स को, ये इंडिया से नहीं निकलेंगे। दे वर विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। वो मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो इतने ज़्यादा मतलब चाहते थे कि फ्रीडम आए, उनको फ्रीडम मिले, कि वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। अजीत सिंह, औरबिंदो घोष, खुदीराम बोस एंड वीर सावरकर वर द अर्ली रिवोल्यूशनरीज, सम ऑफ देम वर लेटर अरेस्टेड एंड हैंग्ड। तो ये क्या थे? ये सारे रिवॉल्यूशनरीज थे जिनको बाद में अरेस्ट किया गया और उनको फांसी पर लटका दिया गया। गांधी जी लीड्स द नेशन। गांधी जी ने नेशन को लीड किया कैसे? इन 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे गांधी जी, इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से 1915 में। अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेसिस्ट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो वाइट रूलर्स थे, मतलब जो वहाँ पर चल रहा था वाइट और ब्लैक के बीच में, उसमें क्या किया था उन्होंने? वहाँ पर भी लड़ाई लड़ी थी। हिज मेथड ऑफ फाइटिंग नोन एज सत्याग्रह। अब वो जो उनका मेथड था फाइटिंग का, वो सत्याग्रह कहलाया गया। वॉज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। दो प्रिंसिपल पे बेस्ड था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया गांधी जी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री। आने के बाद इंडिया गांधी जी पूरी कंट्री में घूमने लगे। जब उन्होंने मतलब वो घूमे तो उनको महसूस हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए। तो उन्होंने सिर्फ इसके लिए नहीं कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं लड़ना है, जो सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारे समाज में चल रही हैं हमें उसके खिलाफ भी लड़ना है। सबसे ज़्यादा जो सोशल प्रैक्टिस थी वो थी कास्ट सिस्टम, छुआछूत की बीमारी। मतलब कि पहले लोग जो SC ST होते थे उनको मंदिर में भी नहीं जाने देते थे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, मतलब SC ST के लिए। वो ना ही मंदिर में जा सकते थे, ना ही किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते थे, और उनको लोग बिल्कुल अछूत मानते थे, उनके आसपास से भी नहीं गुजरते थे। और ही आस्क्ड पीपल नॉट टू ओबे द अनजस्ट लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसे लॉज को बिल्कुल भी ओबे मत करो जो कि सही नहीं है। जलियांवाला बाग मैसेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जलियांवाला बाग, और एग्जाम में ज़रूर आता है। ऑन 13 अप्रैल 1919 अ पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग रखी गई जलियांवाला बाग में अमृतसर में। जो जनरल डायर थे वो आए थे और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोल्जर्स से कहा कि आप क्राउड के ऊपर फायर करना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, लेडीज़ भी थी, हर तरह के लोग उसमें मौजूद थे जो मारे गए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कंट्री को बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेकेयर था। और जनरल डायर इसी के लिए जनरल डायर ने जो ये ऑर्डर दिया था, मतलब जलियांवाला बाग में जब सब लोग आ गए थे, जब वहाँ पर भाषण स्टार्ट हो गया था, मूवमेंट ये जो चल रहा था, और सारे डोर्स को क्लोज़ कर दिया गया जलियांवाला बाग के, और उसके बाद वहाँ पर फायरिंग की गई थी ताकि लोग वहाँ से बाहर ना निकल सकें। तो इसीलिए वहाँ पर सारे लोग मारे गए थे। द कंट्री वॉज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट। ऑल नेशनल लीडर्स प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस क्रूअल एक्ट। तो जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया था और आवाज़ उठाई थी। नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन 1920 गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। उन्होंने ही आस्क्ड पीपल टू डिसोबे लॉ पीसफुली। उन्होंने कहा कि भाई आप इस लॉ को डिसोबे करो, मतलब मानो मत बिल्कुल भी, लेकिन पीसफुली। बट इन चौरी चौरा उत्तर प्रदेश सम पीपल सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 20 पुलिसमैन डाइड हो गए, मर गए, जिसकी वजह से गांधी जी ने, जो कि इस मूवमेंट के अगेंस्ट था, तो गांधी जी ने फिर इस मूवमेंट से विड्रॉ कर दिया था। लीडर्स सच एज राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, राजगोपालचारी, मौलाना आज़ाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये सारे लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नाउ नेक्स्ट इज साइमन कमीशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जो लॉ एंड ऑर्डर था कंट्री में वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ चेंजेस किए जाएं और साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाए।
It came to India in 1928 as there was no Indian member in it. क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसलिए कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया. किसको बॉयकॉट किया? सैमन कमीशन को. अब यहाँ पर एक नया ग्रुप बना रिवॉल्यूशनर का, बिकेम एक्टिव एट दैट टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा उस टाइम पर. राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? इस ग्रुप ने, जो रिवॉल्यूशनरीज का ये जो ग्रुप था, इसने गवर्नमेंट को चैलेंज दिया. नाउ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है? दिसंबर 1929 में कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज. पूर्ण मतलब पूरा स्वराज होने चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट से. सो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये 1930 में बिगैन हो गया था, स्टार्ट हो गया था गांधी जी के लीडरशिप के अंडर. और ये जो मूवमेंट था ये डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था, डांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ था. इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट. उस टाइम पे जो डांडी मार्च था वो साल्ट के ऊपर था. आपको पता होना चाहिए कि इंडियंस को नहीं बनाने दिया जाता था सॉल्ट. तो गांधी जी ने और उनके जो फॉलोअर्स थे वो साबरमती आश्रम से लेकर, जो कि अहमदाबाद में है, तो दांडी तक गए थे, जो कि सूरत में है, अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात. सो यहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट बनाया और इस लॉ को ब्रोक किया. तो ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही जल्दी पूरे इंडिया में फैल गया. तो और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा था. क्विट इंडिया मूवमेंट. इन अगस्त 1942 गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू क्विट इंडिया. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा जा रहा था कि भाई इंडिया छोड़ो, भारत छोड़ो. आंदोलन जो था वो 1942 में स्टार्ट किया था. तो गांधी जी ने लोगों से कहा मरो या जियो, लेकिन ब्रिटिशर्स को बाहर भगाओ कंट्री से. देयर वर नेशन वाइड प्रोटेस्ट, मैनी लीडर्स वर जेल्ड. उस टाइम पे पूरे नेशन में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत लोगों की इसमें जान गई. नॉट इंडियन नेशनल आर्मी. सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लीडर थे INA के, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं. और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की और इन्होंने जो स्लोगन यूज़ किया था वो था जय हिंद. India becomes free after the Second World War ended in the 1945. British government agreed to leave India. 1945 के बाद ब्रिटिशर्स एग्रीड हो गए कि ठीक है हम इंडिया को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करके गए. उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान. तो 15 अगस्त 1947 में इंडिया फाइनली फ्री हो गई, लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान. Then we have independent India. Jawaharlal Nehru was elected the first prime minister of India. ये आप जानते ही हैं. और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे. With this began a new phase in the history of India. तो इस तरीके से एक नया फेज स्टार्ट हुआ इंडियन हिस्ट्री में. तो ये जो चैप्टर मैंने आपको अभी समझाया है, ये समझाया है मैंने, ये है बुक रत्ना सागर की बुक से. इससे पहले भी मैंने एक चैप्टर बनाया हुआ है, वो दूसरी बुक से है. उसमें और डिटेल्ड में मैंने ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जैसे इसमें बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. तो वो भी इंडिया विंस फ्रीडम के नाम से ही है. अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं. वो चैप्टर मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है. पहले मैंने बनाया हुआ है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आप समझाने की कोशिश की है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट्स ऑल. थैंक यू.